मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था। ठीक है, आइए आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वन बाय वन स्लाइड्स को मूव किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का वर्क अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, आई होप वो अपना वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वन बाय वन स्लाइड को मूव कर रहा हूँ, आप देख लेना। अगर किसी स्लाइड का वर्क आपका रह रहा है तो उस वीडियो का लिंक आपके पास ऑलरेडी ग्रुप के अंदर आ चुका है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आया था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद आया था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर आया था हमारे लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसके बाद कुछ ग्राफ्स देखा था आपने, फिर देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेटर पर क्या होगा। फिर आपने देखा था कि क्या कोई रिलेशनशिप है किस किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, वहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पढ़ी थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ से आपने देखा था कि अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसे कैसा बन सकता है। जैसे कि सबसे पहले आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए देखा, फिर आपने डायपोल के लिए देखा, फिर आपने लाइक चार्जेस के लिए देखा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की थी आपने। फिर आपने देखा कि अगर हम एक डायपोल को किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी वैल्यू निकाली थी आपने। फिर आपने देखा था कि उसकी ऐसी कौन सी पोजीशन है, कितने एंगल पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पोजीशन उसकी क्या होगी जिस पर उसकी एनर्जी जीरो होगी, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे इसके। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको कल कराया था, यानी कि इससे पिछले वाली वीडियो में ये न्यूमेरिकल आपको कराया गया था। ये न्यूमेरिकल आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसी को देख लें आप। अगर किसी बच्चे का ये न्यूमेरिकल रह रहा है तो वो अपनी वर्क कॉपी में इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन था। आज हम अपना उसके बाद हमने देखा था, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे, कि हमारा एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो कौन कौन कैसा वो बिहेवियर शो करेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपने देखा था कि क्या कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा कहाँ पर, इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। आपको इससे पहली वीडियो में इसको बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था क्या कि हमारा जो नेट चार्ज होता है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, नहीं कंडक्टर के अंदर कितना मिलता है, ज़ीरो मिलता है। सारा का सारा चार्ज कहाँ पर मिलेगा, आपको सरफेस पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि जो हमारा पोटेंशियल होगा विद इन द कंडक्टर या फिर सरफेस पर कैसा होता है, आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है। किस तरह से होगी आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्लियरली दिखाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर जो होगा हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किस तरह से होता है वो भी आपको उस पिछले वाली वीडियो में दिखाया गया था, कि उसकी कह सकते हैं उसकी फिगर थी। उसके बाद आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, जीरो होता है इनसाइड द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। इससे रिलेटेड आपको फिर बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या कहाँ पर उसका यूज़ होता है। ठीक है, आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस तरह से है, पेपर में इस चैप्टर से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इससे आगे हमारा इसी से रिलेटेड हमारा कैपेसिटर जाएगा, पहले प्लेट कैपेसिटर जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। इसको किस तरह से समझते हैं, देखो आज तक आपने क्या पढ़ा है, आपने एक टर्म पढ़ी थी क्या, रेसिस्टर पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है ना आपने। एक रेजिस्टर होता है, उसका एक रेजिस्टेंस होता है। क्या मतलब इसका, कि कोई भी अगर किसी भी वायर में से या फिर किसी भी कह सकते हैं कंडक्टर में से अगर हमारा कोई करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को अपोज करने वाली चीज़ को हम नाम क्या देते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अब आप पढ़ोगे कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है वो भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट यूनिट आएगी उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड वाले में आप पढ़ोगे कि इंडक्टर क्या होता है। आपको पता है आप रेजिस्टेंस किससे शो करते हो, कैपिटल आर से। अब आप इसमें देखोगे कि आप कैपेसिटेंस किससे शो करोगे, कैपेसिटर किससे शो करोगे आप सी से, कैपिटल सी से। और आगे जब आपको मैग्नेटिक वाला चैप्टर चलेगा उसके अंदर आप देखोगे कि इंडक्टर किससे शो करोगे, आप एल से। इन तीनों को मिलाकर किसको, आर यानी कि रेजिस्टेंस, सी यानी कि कैपेसिटेंस एंड एल यानी कि इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टर, इन सभी को मिलाकर आप 7th चैप्टर में आप देखेंगे जो हमारा आई थिंक AC करंट वाला चैप्टर है, उसके अंदर हम इन तीनों का यूज़ कर एक LCR सर्किट बनाएंगे। एल
यानी कि इंडक्टर, सी यानी कैपेसिटर और आर यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि एक एलसीआर सर्किट देखेंगे। उससे हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं या फिर यूज़फुल, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उन डिवाइसेस में किस तरह से हम अपने एलसीआर सर्किट का यूज़ करते हैं वो हम सब चीज़ देखेंगे। लेकिन उस चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक जनरल लाइफ का एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको उस एग्जांपल के थ्रू ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कोई भी एक मैन है, कोई भी एक पर्सन है, जनरल पर्सन है, कोई कह सकता है नॉर्मल आम आदमी पार्टी वाला आदमी। ठीक, अगर कोई एक हमारा आम आदमी है सिंपल, और उसके कह सकते हैं उसकी एक लड़की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस लड़की, हमें क्या करना मतलब कि उस बंदे को क्या करना है, अपनी लड़की की शादी करनी है। ठीक है, अब वो अपनी लड़की की शादी करेगा, लेकिन आपको पता है शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, सिंपल, हाँ ठीक है, कईयों के दिमाग में आएगा दूल्हे की जरूरत पड़ेगी, दूल्हा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसकी शादी को, मैरिज को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, पर शादी करानी है, शादी कराने का मतलब सिंपल अमाउंट की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो, धीरे धीरे, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं वो अपनी अमाउंट को डेली बेसिस पे वर्क करता है, अपना डेली बेसिस पे कुछ कमा के लाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी उस अमाउंट का कुछ पार्ट क्या कर देता है, अपनी एक सिंपल, एक कह सकते हैं कि उसने एक लॉकर खरीद रखा है, और वो लॉकर सिर्फ और सिर्फ किसके काम करता है, वो सिर्फ उसका यूज़ करता है किसके लिए, कि शादी में जो लगेगा पैसा, जो शादी में पैसा लगने वाला है, उस पैसे को इकट्ठा किस में करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस लॉकर में इसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, डेली बेसिस पर कमा के ला रहा है। ठीक है, उसका कुछ पार्ट उसने निकाल लिया उस अमाउंट में से, और क्या कर रहा है, उसको अपने सेफली उस लॉकर के अंदर उसको रख दिया। ठीक है, किस लिए रख रहा है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट लाया और ला के अपना लॉकर में रख दिया। किस लिए रखा, जिससे कि जिस दिन उसकी शादी होगी, किसकी, उस लड़की की शादी होगी, उस दिन उस सारी अमाउंट का, जितनी भी अमाउंट उसने अब तक कह सकते हैं उसको 10 या 20 साल में उसने क्या करी है, कह सकते हैं उसको इकट्ठा करी है, उसको क्या कर सके वो उस दिन, उस एक दिन के लिए उस अमाउंट को क्या कर सके, वो यूज़ कर सके। ठीक है, देख पा रहे हो ना कि क्या किया उसने, कि वो डेली बेसिस पर कमा के ला रहा था, कुछ ना कुछ अमाउंट को कमा के ला रहा था, और उसने उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज क्या करता था, वो डेली सेव करता था। ठीक है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए। तो उसने क्या किया, अपना डेली का कुछ ना कुछ अमाउंट सेव किया, किसके लिए, एक पर्टिकुलर डे के लिए, किस डे के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, जिससे कि वो क्या कर सके, डायरेक्टली उसको एक साथ इकट्ठा यूज़ कर सके। समझ पा रहे हो क्या मतलब है सर इसका, शादी का मतलब कह सकते हैं हम कैपेसिटर में पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर में पढ़ते हुए हम शादी में पहुँचे, क्या मतलब इसका, देखते हैं इस शब्दों को जनरल लाइफ से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो आपने ये देख लिया। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या आपने देखा होगा, आपके फ़ैन मतलब सिंपल कोई पंखा लगा हुआ आपके, ठीक है ना, सीलिंग फ़ैन है, उस सीलिंग फ़ैन में कंडेंसर होता है, देखा होगा आप सब ने, आई होप, कि एक कंडेंसर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी। ठीक है ना, वो कंडेंसर होता है। कभी कभी क्या होता है कि फ़ैन हमारा आपने स्विच ऑन किया, लेकिन फ़ैन चल नहीं रहा, घ की आवाज़ आ रही है उसके अंदर, लेकिन चल नहीं रहा। अब आप क्या करते हो, कोई स्टिक लेके आए और उस स्टिक से आपने क्या किया, उस फ़ैन को हल्का सा मूव किया, और जैसे आपने मूव किया वो फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया। देखा है आपने। या फिर कभी कभी क्या होता है कि फ़ैन बहुत धीरे चलता है, देखा ना आपने कि कभी कभी फ़ैन बहुत धीरे चलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी फ़ैन बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सिंपली इसलिए हो रहा है कि जैसे कि आपने फ़ैन का स्विच ऑन किया, जैसे ही आपने फ़ैन का स्विच ऑन किया, तो फ़ैन के स्विच ऑन होते साथ उस फ़ैन को क्या चाहिए, एक शुरुआत, यानी कि स्टार्ट होने के लिए एक शुरुआत में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। समझ पा रहे हो ना, कि उसको स्टार्ट होने के लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कैसे करे, अब आपने स्विच ऑन कर दिया, बस आप जो सप्लाई दे रहे हो तो एक कंटिन्यूस सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, वो एकदम ज़्यादा सप्लाई जो उसको रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से लाए, और पीछे से तो कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है, ना तेज़ ना ज़्यादा, सिंपल एक कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है, लेकिन उसको तो शुरुआत स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट कैश कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हो, कंडेंसर लगा देते हो। कंडेंसर क्या काम करता है, वो शुरुआत में कुछ चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, शुरुआत में चार्ज को अपने अंदर, कुछ चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जैसे ही आप फ़ैन चलाने की स्टार्टिंग करते हैं तो क्या करता है, वो कंडेंसर उस फ़ैन को शुरुआत में चार्ज देता है।
क्योंकि फ़ैन को क्या है, स्टार्टिंग होने में तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए, बाद में तो सिंपल उसको फ्लो जो नॉर्मल आ रहा है वो उसमें चल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो उसको ज़्यादा फ्लो चाहिए था। तो शुरुआत में जब उसको क्या चाहिए था, चार्जेस की अमाउंट है कह सकते हैं, एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड देता था, सरप्लस में। सरप्लस में देगा वो कौन, उसका कंडेंसर। समझ पा रहे हो ना, कंडेंसर ने उसको क्या करा, सरप्लस में अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, सिंपली वहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने कि एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या था, होता है किसी भी कंडक्टर का, क्या कि आपने किसी भी कह सकते हैं कंडक्टर को, ठीक है ना, किसी भी एक कंडक्टर की वो क्या, कितनी एबिलिटी है, किसी भी एक कंडक्टर की वो कितनी एबिलिटी है कि जिस अब एबिलिटी तक वो क्या कर सकता है, एक किसी भी चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कंडेंसर ले लिया, सिंपल, ठीक है, एक कंडक्टर ले लो, ठीक है, उस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, 1 गुलाम चार्ज दिया, उसने रख लिया, कोई बात नहीं, आपने 2 गुलाम दिया, 3 गुलाम, 4 गुलाम, 5 गुलाम, 6 गुलाम, लेकिन एक लिमिट तो होगी उसकी कि किस लिमिट तक चार्ज ले सकता है वो, ठीक है ना। तो जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी वो एबिलिटी है, किस किस की कैसे एबिलिटी, होल्ड द चार्ज, यानी कि चार्ज को होल्ड करने की जो उसकी एबिलिटी है, उसी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक, अब इसमें आपको क्या था कि आप उसकी कैपेसिटी आपने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर सिंपली क्या होगी, उसकी एक एबिलिटी होगी किसकी, कंडक्टर की, वो कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने फिर इसका एग्जाम्पल, जो आपने शादी वाला एग्जाम्पल दिया था, उससे क्या कोरिलेट करवाते हो आप इसमें, देखो इससे क्या कोरिलेट किया, उस पर्सन ने डेली कुछ ना कुछ क्या रखा है, अमाउंट अपने उस लॉकर में रखा है, उस अमाउंट को आप कंसिडर कर लेते हैं कि डेली वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ चार्ज दे रहा है, क्या दे रहा है, डेली कुछ ना कुछ चार्ज दे रहा है। वो चार्ज क्यों दे रहा है डेली, जिससे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, कौन से टाइम पर, शादी के टाइम पर, एट पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या कर सके, उस चार्ज को इकट्ठा उठा सके, उस चार्ज को क्या कर सके, वो इकट्ठा, यानी कि एक कह सकते हैं एकदम इंस्टेंटेनियस उठा सके और उसको यूज़ कर सके। भाई शुरुआत में ही बताओ, अगर वो चार्ज इकट्ठा ना हो, अगर वो चार्ज इकट्ठा ना हो, सिंपली अगर वो अमाउंट इकट्ठी ना हो, तो शादी के टाइम प्रॉब्लम आने वाली है। भाई शादी में एक ही दिन काफ़ी अमाउंट चाहिए, ठीक है ना, तो उस एक ही दिन की अमाउंट को कह सकते हैं फेस करने के लिए क्या करेगा वो, शुरुआत में क्या करता रहेगा, सेविंग करता रहेगा, और एक एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या करेगा, जिस दिन वो शादी होगी उस दिन उस अमाउंट को यूज़ कर लेगा। तो सिंपली क्या कर रहा है, उसको किस तरह से कंसिडर कर रहे हो आप कि वो डेली आता था, कुछ चार्ज अपना उस कंडक्टर को देता। कंडक्टर किस तरह काम करेगा, यहाँ पर लॉकर, सिंपल आप क्या कर रहे हो, लॉकर की तरह काम कर रहे हो। ठीक, तो आपने क्या किया, वो चार्ज ला रहा था डेली और अपने कंडक्टर को दे रहा था, ठीक है, दे रहा था दे रहा था दे रहा था। तो उस लॉकर की वो एबिलिटी, क्या एबिलिटी, कितना उसने चार्ज को होल्ड कर लिया। और चार्ज होल्ड क्यों करा रहे हो, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या कर सको, उससे एकदम इकट्ठी क्या कर सको, इंस्टेंटेनियस अपनी एनर्जी को विड्रॉ करा सको। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको चार्ज दे रहे हो, और चार्ज क्यों दे रहे हो, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि ज़रूरत आने पर क्या कर सको, आप उससे इकट्ठा अमाउंट ऑफ चार्जेस या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप वहाँ से विड्रॉ कर सकें। ठीक है, सेम आपके फ़ैन जो फ़ैन में जो आपका कंडेंसर लगा होता है, वो किस वो भी क्या कैसा काम करता है, वो भी सिंपली इसी तरह से काम करता है कि वो चार्ज को क्या करता रहता है, इंटरनली स्टोर करता रहता है। और जब उसको क्या कहते हैं, जब स्टार्टिंग होगी, तो स्टार्टिंग में तो उसको एकदम इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफ़ी चाहिए फ़ैन को। अब पीछे से तो कंटिन्यूस आ रही है, ठीक है, तो उसको इंस्टेंटेनियस इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो कंडेंसर क्या करेगा, उसको इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। फिर जब एक बार स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट होने के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई बताओ, कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई बॉक्स है, सिंपल वुडन का बॉक्स है, वो काफ़ी भारी है, वो रुका हुआ है, तो एक बार चलाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी या फिर जब वो चल पड़ेगा जब उसको चलाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। सिंपल सी बात है, यानी कि एक बॉक्स रखा है, अगर उसको आपने शुरुआत में चलाने की कोशिश करी, तो जब आप उसको चलाने के लिए स्टार्ट करोगे, पुश करोगे, तो पुश करते टाइम जब स्टार्टिंग में करोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू जब वो चल पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करने में हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन देगा उस फैन को, तो सिंपली वहाँ पर एक कंडेंसर देगा, और वो कंडेंसर हमारा सिंपली क्या कर रहा है, पहले शुरुआत में चार्ज को मेंटेन कर रहा है, उसके अंदर एक वो एबिलिटी है, और उस एबिलिटी को आपने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आप उसको चार्ज दोगे, जैसे आप उसको चार्ज दोगे, तो होगा क्या, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप उसको चार्ज दोगे, जैसे जैसे आप उसको चार्ज दोगे, फॉर एग्जांपल आपने कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को 1 गुलाम चार्ज दिया, उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना होगा,
ठीक है, आपने 2 कूलम दिया, उसका और पोटेंशियल बना होगा, आपने 3 कूलम दिया, उसका और पोटेंशियल बना होगा। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, चार्ज उसको इंक्रीज़ करा रहे हो, किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। जैसे जैसे आप चार्ज को इंक्रीज़ करा रहे हो, जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ चार्ज उसको देते जा रहे हो, क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, हो रहा है ना पोटेंशियल इंक्रीज़। तो आपने क्या देखा कि अगर आप जितना चार्ज दे रहे हो उतना पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, एक नीचे आपको एक टर्म दिख रही है इधर, क्या, जस्ट वेट, ये कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि जितना जितना आपने चार्ज दिया वह पोटेंशियल कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, V किसके प्रोपोर्शनल है, Q के। क्या मतलब इसका कि पोटेंशियल कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल जब भी तो इंक्रीज़ हो रहा है जैसा जैसा अब आप उसको क्या कर रहे हो, चार्ज दे रहे हो, आपने चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ा, और चार्ज दिया, और पोटेंशियल बढ़ा, और चार्ज दिया, और पोटेंशियल बढ़ा। तो जैसे जैसे आप चार्ज देते जा रहे हो वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। इसको कहीं कोरिलेट कर पा रहे हो आप कहाँ पर, हाँ बिल्कुल कर पा रहे हो, कहाँ पर, ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ में क्या था, ओम्स लॉ में आपने कहा था कि जितना करंट किसी भी कह सकते हैं सर्किट में फ्लो करेगा, जितना करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था कि आपने कितना पोटेंशियल उसको दिया। वहाँ पे आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था ना, क्या, V इज़ डायरेक्ट, सॉरी, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में से वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, कि आपने पोटेंशियल कितना लगाया है, ये तो डिपेंड करता था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हो आप कि कितना पोटेंशियल उसका इंक्रीज़ होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस कंडक्टर को दे रहे हो, और जो वो एबिलिटी है उस कंडक्टर की क्या करने के लिए, उस चार्ज को होल्ड करने की, उसको आपने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आप सिंपली यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी हटाई और एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज C, और यही C क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या मतलब है, देखो यहाँ पर भी ओम्स लॉ में भी आपने क्या किया था कि प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या होता था, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। याद भी आ रहा है कुछ, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या, ओम्स लॉ में क्या बोला था, ओम्स लॉ में बोला था कि कितना करंट किसी भी सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था कि आपने कितना पोटेंशियल उस सर्किट के अलावा अक्रॉस लगाया है, ठीक है। और फिर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल लाते थे, और उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम क्या था, आपने रेसिस्टेंस, क्या नाम दिया था वहाँ पर, रेसिस्टेंस। ऐसे यहाँ पर है क्या, कि जब आपने किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज दिया, समझ रहे हो, किसी भी कंडक्टर के ऊपर आप ऊपर आपने चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल बढ़ गया। तो पोटेंशियल जो इंक्रीज हो रहा है वो डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है, कि वो डिपेंड कर रहा है कि आपने चार्ज इसको कितना दिया। 1 कूलम चार्ज दिया, कुछ पोटेंशियल होगा, 2 कूलम दिया उससे ज़्यादा होगा, 3 दिया उससे और ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा आप चार्ज देते जा रहे हो उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो पोटेंशियल जो इंक्रीज़ हो रहा है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसको दे रहे हो। और सिंपली प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद क्या लगा देंगे, आप एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे, और उस कांस्टेंट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कैपिटल C से, और वो कैपिटल C क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। समझ में आया, वो क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई डाउट यहाँ तक। तो यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने लगे, कैपेसिटेंस क्या होता है, तो क्या करोगे आप, C को एक तरफ रखोगे और बाकी सब चीज़ एक तरफ, तो C को एक तरफ रखो और Q अपॉन V एक तरफ कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकल आया कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी कि C यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q, Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, चार्ज हो गया, डिवाइड बाय V, V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, इधर नीचे, C इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो कैसे आया, आपको समझ में आया ना कि फॉर्मूला क्या मतलब है, क्या क्या दिखाना चाह रहा है ये। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास फॉर्मूला आ गया क्या, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये तो फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना जरा इसको। ये फॉर्मूला है आपका क्या, कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V है, ठीक, तो क्या C डिपेंड कर रहा है Q के ऊपर और V के ऊपर, हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा भाई, आपको फॉर्मूला सामने आपको दिख रहा है क्या, कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V है। अगर C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V है तो हमें सर क्लियरली दिख रहा है क्या, कि C जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, चार्ज, यानी कि चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपको ये दिख पा रहा है। भाई एक बार बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ में क्या था, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट था, उसे हटा दो। तो आपने क्या देखा था कि फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, Q1 के ऊपर, Q2 के ऊपर डायरेक्टली, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली।
स्क्वायर के, ये तो पढ़ा था ना। तो आपने देखा था कि फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, Q1 के और Q2 के, और डिवाइड यानी कि कह सकते हैं रेसिप्रोकल किसके डिपेंड कर रही है, वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो सर यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो सर इसका मतलब तो सिंपल ये हो रहा है कि C किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q के ऊपर भी और V के ऊपर भी, Q के ऊपर डायरेक्टली और V के ऊपर इन्वर्सली। तो क्या कभी किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा? देखते हैं क्या बात है इसमें, जरा इसको देख लेते हैं दोबारा ओम्स लॉ को। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या वैल्यू निकल आएगी, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये तो होगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई। सर इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है किसी भी रेसिस्टर का या फिर किसी भी कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो क्या ऐसा होता है, जबकि आपने क्या पढ़ा था कि रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टर यानी कि उस वायर की लेंथ के ऊपर, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल करता है, उस वायर के एरिया के ऊपर। जब तो वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पढ़ा था फॉर्मूला रेसिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि रो क्या था वहाँ पर रेसिस्टिविटी इनटू एल क्या था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डिवाइड बाय ए क्या था वहाँ पर एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो वहाँ पे आपने देखा था कि रेसिस्टेंस तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ए लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। क्या V और I के ऊपर डिपेंड कर रहा था, नहीं कर रहा था। सेम एज ही यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटेंस भी Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सर कैसे नहीं करेगा, देखते हैं चलो। सपोज करो आपने कोई कंडक्टर ले लिया, इमेजिन करते चले जाना, साइंस के स्टूडेंट हो, इमेजिन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आपने क्या करा, एक कंडक्टर कंसिडर कर लिया, ठीक है। उस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, सब फॉर एग्जांपल उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, अपने मन से मान लिया क्या उसकी कैपेसिटेंस है 2। कितनी है उसकी कैपेसिटेंस 2, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, 2 की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा वो चार्ज कह सकते हैं होल्ड ही नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है 2। अब आपने चार्ज दिया, आपने चार्ज दिया 0.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख लिया उसने। 1 दिया, कोई दिक्कत नहीं, रख लिया उसने। 1.5 दिया, कोई दिक्कत नहीं, रख लिया उसने। 2 दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 रख लिया उसने। 2.5 कर दो, अरे 2.5 कैसे कर दिया भाई, कैपेसिटेंस की जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो तो 2 की है, और आपने कितना दिया 2.5। अरे अब कैसे रखें, जबकि हमें क्या कहा गया था, हमें ये कहा गया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के, कि जितना चार्ज ज़्यादा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो हम तो चार्ज देते जा रहे हैं, तो कैपेसिटेंस बढ़ता जाना चाहिए, जबकि बढ़ तो रहा नहीं, एक फिक्स वैल्यू है उसकी, तो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही ना। चाहे आप चार्ज कितने देते चले जाओ, 10,000 20,000 2,000 कितना भी दो, उसकी तो फिक्स वैल्यू थी, कितनी थी 2, कितनी थी उसकी 2। तो उसके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने क्या देखा, और जब आप चार्ज दोगे जब भी तो वहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, जब आप चार्ज दोगे जब भी तो पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। अब चार्ज तो 2 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, तो क्या पोटेंशियल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो आपने क्या देखा कि जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की, वो डिपेंड ना तो Q के ऊपर कर रही है और ना ही V के ऊपर कर रही है। तो सिंपली ये फॉर्मूला तो है, नो डाउट, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर रेसिस्टेंस ना V के ऊपर डिपेंड करता ना I के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, लेंथ और एरिया के ऊपर, ऐसे यहाँ पर क्या करेगा हमारा ना Q के ऊपर डिपेंड करेगा और V के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता। तो सर डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सर आपने कहा रेसिस्टेंस तो डिपेंड करता है R और A के, यानी कि L और A के ऊपर, लेंथ और एरिया के ऊपर। तो सर क्या C किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा देखेंगे अभी हम आगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर सिंपल एक एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकता है। जैसे जैसे आप उसको चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यानी कि आपने क्या देखा कि कितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना आप चार्ज दे रहे हो। तो वहाँ से आपने क्या देखा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और वहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू निकल आई, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया आपने, कैपिटल C से। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली तो आपने देखा कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल इसका क्या हो गया हमारा एक फॉर्मूला। तो हैंस नीचे लिखा हुआ है, हैंस द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर की, कैपेसिटेंस क्या हुआ, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज required to increase the potential of a conductor by a unit amount। क्या मतलब है सर इसका, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर हुआ क्या, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर सिंपली क्या है हमारा,
वो डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है कि कितना चार्ज हमें चाहिए, कि कितना चार्ज हमें चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, उस कंडक्टर के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए या अचीव करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, उसी को हम क्या नाम दे देंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई डाउट यहाँ तक? तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सर ये जो सी है और जो वी है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे आई है? आपकी इन्वर्स रिलेशनशिप आई है। कैसे रिलेशनशिप आई है? इन्वर्स रिलेशनशिप आई है। तो इसको सर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा किस तरह से हमारी कह सकते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप आई है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम कैसे शो करेंगे। आपने देखा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है आपका? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो आपने देखा कि चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ है सर, कोई डाउट नहीं है कि चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, ठीक है। लेकिन बात करें कि हमारा जो है जो पोटेंशियल आ रहा है, इस पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मतलब हुआ इसका, देखते हैं। चलो सबसे पहले उसको करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, जस्ट वेट, देखो क्या करना चाहेंगे इसमें, आपको देखना है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कैसे सी के इन्वर्सली है, देखते हैं। जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया गया था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा किसको ब्रिंग करने के लिए, एक चार्ज को ब्रिंग करने के लिए किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर, कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is to be done in bringing a charge from one point to another in a given electric field। बिल्कुल पढ़ा था सर, ठीक है। अब जरा बात करते हैं क्या, अगर मैं बात करूं, आपने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, देखो सिंपली हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर को मैं चार्ज दे रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको लगातार पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज दिया, हाँ दे दिया, बिल्कुल दे दिया, फिर पॉजिटिव चार्ज दिया, दे दिया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने इसको एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं जैसे इसको दूसरा पॉजिटिव चार्ज देने जाऊँगा, जैसे मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देने जाऊँगा, देखो बताओ, जब मैंने इसको सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज दिया था तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा सर। अभी तो आपने पढ़ाया है क्या कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो क्या कर देगा, उसका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बन चुका होगा, बिल्कुल बन चुका होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका होगा। अब जब आप इस चार्ज को हम सिंपली कहाँ से ले रहे हैं, इन्फिनाइट से ले रहे हैं, कि हम कहाँ से ला रहे हैं, इस चार्ज को इन्फिनाइट से ला के आ रहे हैं और हम इस चार्ज को यहाँ पर लाना चाह रहे हैं। जब आप इस चार्ज को इन्फिनाइट से यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था आपने, W अपॉन Q। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर, W अपॉन Q। अब ज़रा एक बात बताओ, आप फाइनली कहाँ पर लेके आ रहे हो, आप फाइनली इस कंडक्टर के पास लेके आ रहे हो, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, क्योंकि आपने पहले ही ऑलरेडी वहाँ पर चार्ज रखा, तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बन चुका होगा। हमने सपोज कर लिया कि उसका पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया, कितना हो गया, V हो गया। इस पॉइंट को आप कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी के लिए इसका पोटेंशियल कितना होगा, बताया था आपको, वहाँ पर नोट में लिखवाई भी थी, क्या कितना होगा, 0। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, V एक कितना हो जाएगा, 0, तो माइनस में 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ तक कोई डाउट? भाई सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को कहाँ से लेके आए, हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए, तो इन्फिनिटी से जब हम उस चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आने पर इन्फिनिटी पर उसका पोटेंशियल कितना होगा, हमारा 0। तो आपने देखा था कि वहाँ पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, उसका 0। अब आप जब उसको वहाँ पर ले आए, कहाँ पर, उस कंडक्टर के पास ले आए, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा उसका पोटेंशियल हमने क्या कंसिडर कर लिया कि उसका पोटेंशियल कितना है, वहाँ पर उस पॉइंट पर हमारा कितना है, V है, कितना है हमारा वहाँ पर उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल कितना है हमारा, V, ठीक है। अब जब उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल V होगा तो V भी, यानी कि फाइनल पॉइंट पर हमने पोटेंशियल कितना कंसिडर कर लिया, हमने कंसिडर कर लिया V, और इनिशियल पॉइंट पर जिसका पोटेंशियल कितना था हमारा, वो पोटेंशियल था उसका कितना, V, सॉरी 0,
जो फाइनल पॉइंट पर उसका पोटेंशियल था वो कितना था, 0, इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या था हमारा, वो वर्क जो हमने किया इस चार्ज को ब्रिंग करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, ये तो हमारा वर्क डन है। अगर मैं छोटे से वर्क डन की बात करूँ तो डी डब्ल्यू, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमारा क्या होगा, डी डब्ल्यू कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमने किया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, वी इंटू डी क्यू। देख पा रहे हो क्या मतलब है, इसको ध्यान समझने की कोशिश करना क्या मतलब है इसका। आपके सामने ये आ गया भाई, डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी आ रहा था यहाँ से, तो हमने क्या करा कि हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर लिया, कि हमने छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन किया उस छोटे से चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो हमने क्या देखा कि वो वर्क डन क्या है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, पोटेंशियल, यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा, किसके लिए, उस चार्ज को लाने के लिए। यही तो बता रहा है ना ये, कि जितना वहाँ पर पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा, किसके लिए, उस चार्ज को देने के लिए। अरे तो एक बात बताओ, हमें तो चार्ज देना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है, उसकी एबिलिटी है कि कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है। तो चार्ज तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करवाना है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अगर होल्ड करवाना चाहते हैं तो हमें वर्क कैसा करना चाहिए, हमें वर्क कम से कम करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या कह सकते हैं कि हमें उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस ना हो और हम इजीली चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होगा, या ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जितना ज़्यादा आपके लिए पोटेंशियल होगा, तो जब भी तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि कैपेसिटेंस कैसे है, प्रोपोर्शनल कैसे है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। क्यों है उसका रीज़न अभी आपको दिखा दिया है। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा रिकॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। अगर आपने देखा क्या, वहाँ पर आपने देखा था कि रेसिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता वी के ऊपर भी नहीं और आई के ऊपर भी नहीं, लेकिन हाँ रेसिस्टेंस डिपेंड करता है हमारा लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और एरिया ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटेंस का जो कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, अब देखते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन आपने देख ली कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो कैपेसिटर कह सकते हैं कैपेसिटेंस जो हमारा किसी भी कंडक्टर का, वो क्या करेगा, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डिपेंड करें हम क्या किस किस के ऊपर, तो डिपेंड करेगा सबसे पहला कि हमारा कंडक्टर का साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, दूसरा नेचर यानी परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम क्या है, तीसरा कि प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड, यानी कि उसके पास में कोई जो कंडक्टर है वो किस टाइप का है। ये तीनों मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है ना, फिलहाल आप इसको एज इट इज़ देख लें कि किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, नेचर यानी कि परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड द प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड। ठीक है, वन बाय वन इन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे बेफिक्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट उठा लेते हैं क्या, कि साइज़ के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, या फिर उससे पहले इसके एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, फेराड। ठीक, क्यों होती है, क्योंकि कह सकते हैं साइंटिस्ट के नेम के ऑनर के ऊपर रखा गया है क्या, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था हमारा क्या, माइकल फैराडे, और वहाँ पर इसलिए उन्हीं के नाम के बिहाफ पर हमने क्या कर दी, इसकी एसआई यूनिट रख दी क्या, फेराड। कैपिटल एफ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन। तो फिर आपने पढ़ा था कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो ऐसे हमने क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या पढ़ी है, फेराड। तो फेराड के बारे में पढ़ेंगे कि 1 फेराड कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो 1 फेराड की बात करें, अब आपको वो बताओ सी की जगह क्या चाहिए आपको 1, तो सी की जगह 1 करने के लिए आप क्या करोगे, चार्ज को भी 1 कर दोगे, पोटेंशियल को भी 1 कर दोगे। अगर चार्ज 1 हो जाए और पोटेंशियल 1 हो जाए तो सी की वैल्यू अपना आप 1 हो जाएगी। तो क्या मतलब है इसका सिंपल मतलब क्या है कि 1 फेराड हमारा कब होगा, जब हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को ऐड कराएंगे और पोटेंशियल कितना इंक्रीज करा देंगे उसका, 1 वोल्ट। तो जो हमारा कैपेसिटेंस होगा उस कंडक्टर का उस टाइम पर वो कितना हो जाएगा हमारा, 1 फेराड। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट के लिए कैसे निकालेंगे आप, ऊपर क्या है आपका चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब, नीचे क्या है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम्ब पर वोल्ट। समझ में आया ना कैसे निकाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 1 फेराड, 1 फेराड जो हमारी वैल्यू होती है, जो अमाउंट है हमारी किसकी 1 फेराड की, वो प्रैक्टिकली क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी हाई अमाउंट है। इसलिए हम क्या करते हैं अपने जितने भी प्रैक्टिकल पर्पज, जैसे कि भाई बताओ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे थ्योरेटिकल में ही सही रहती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। तो जो 1 फेराड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, इसीलिए हम प्रैक्टिकल में क्या करते हैं उसकी छोटी वैल्यू यूज़ करते हैं। छोटी वैल्यू जैसे कि मिली फेराड यूज़ कर लेते हैं,
माइक्रो फेरेड यूज़ कर लेते हैं या फिर पिको फेरेड यूज़ करते हैं। जितने भी आप अधिकतर न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके भी यहाँ पर अधिकतर किस में मिलेंगे, आपको माइक्रो फेरेड में मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिंपल ये है कि हमारा क्या होता है 1 फेरेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कैसे ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है, उसके बारे में आगे हम क्या करेंगे, उसका कह सकते हैं एक सिंपल छोटी सी डेरिवेशन भी आपको दिखाएंगे कैसे होती है, ठीक है। अब जरा डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ कैपेसिटेंस क्या होती है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फेराड वन एनर्जी कह सकते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज क्या होता है, गुलाम, और डिवाइड बाय पोटेंशियल। चार्ज गुलाम, चार्ज का क्या हो गया सिंबल सी, नीचे है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क, वर्क की क्या होती है जूल, और वर्क कह सकते हैं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि वर्क क्या होगी जूल, और डिवाइड बाय क्यू यानी कि चार्ज की क्या होगी गुलाम। तो यहाँ से क्या हो गया, गुलाम पर जूल गुलाम, गुलाम पर जूल गुलाम, गुलाम के ऊपर चला जाएगा तो इसके क्या बनेगा, गुलाम स्क्वायर पर जूल, गुलाम स्क्वायर पर जूल। जूल को सिंपली आप चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, जूल क्या है, वर्क डन है, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन निकाल सकते हो इजीली, ठीक है ना। डायमेंशन निकाले ना, गुलाम है, गुलाम यानी कि चार्ज, चार्ज को किस में चेंज कर लोगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी करंट की एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। और नीचे क्या है, न्यूटन, न्यूटन क्या है हमारी फोर्स की, फोर्स यानी कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी कि एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी एल, ठीक है ना। तो इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी इसकी कैपेसिटेंस की, ठीक है। ये डायमेंशन होगी आपकी कैपेसिटेंस की, एम माइनस वन एल माइनस टू डी की पावर 4 ए की पावर 2। एम मास को रिप्रेजेंट, एल लेंथ को, टी टाइम को, और ए एम्पियर करंट, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में से आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एंड अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्टे होम स्टे सेफ।